नित्या ने रसोई का स्लैब साफ कर नल बंद किया और गहरी सांस लेते हुए सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। उसकी गहरी सांस बता रही थी कि उसकी पहली पारी के घरेलू काम खत्म हो चुके हैं और एक कप चाय पीते हुए तसल्ली से बैठने का समय आ गया है। कुछ देर आराम करने के बाद उसने चाय बनाई और टीवी के आगे फिर से पसर गई। चैनल उलट पुलट कर देखे, कहीं कुछ ढंग का प्रोग्राम नहीं आ रहा था तो फ़ोन उठाया और लगी सहेली से बतियाने। यह नित्या का रोज़ का रूटीन था। सुबह 6 बजे से उठकर 11 बजे तक घर के सब काम निपटाती, लंच की तैयारी कर लेती और फिर आधा एक घंटा टीवी देखते हुए सुस्ताती। किसी न किसी सहेली को पकड़ फ़ोन पर गप्पे मारती, फिर नहाने जाती। फिर नहाकर दूसरी पारी के काम निपटाने को मुस्तैद हो जाती। नित्या बेफिक्र बतिया रही थी। वह उसकी सासू माँ अनुराधा उसे दूर से ही घूरकर मुंह बना रही थी। जब उनसे रहा नहीं गया तो बोल ही उठी, बेटा बातें बाद में कर लेना, जरा उठकर नहा धो लो, कुछ घड़ी पूजा पाठ कर लो। इस पर नित्या ने उन्हें ऐसे घूरा जैसे किसी अपरिच को देखकर समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर यह है कौन साहिबा जो मुझसे ऐसे बात कर रही है। चली जाऊंगी मम्मी, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है। सुबह से काम कर कर के थोड़ा थक गई हूँ और बोर भी लग रहा है। इस तरह से गप्पा ब्रेक लेने से हमारा रूटीन बोरिंग काम करते हुए बना मेंटल ब्लॉक रिलीज हो जाता है। हम रिफ्रेश हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी दिन में ऐसे 2-3 ब्रेक ले ही लिया करो, आपका भी मूड फ्रेश रहेगा। कहकर नित्या हंसने लगी। उसकी हंसी से अनुराधा की चिढ़ और बढ़ गई। बस बस, मेरे पास ऐसे ब्रेक लेने का फालतू समय नहीं है और ना ही मुझे घर के काम बोरिंग लगते हैं। तुम ही लो अपना ब्रेक, चिढ़े स्वर से कहकर अनुराधा बुरा सा मुंह बनाकर चली गई। पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा था। अनुराधा बात बात पर नित्या को टोकने लगी थी। उसके लिए अनुराधा के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। नित्या भी हैरान थी कि अचानक मम्मी जी को हो क्या गया है। पहले तो उन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। 8 साल हो गए नित्या को इस घर की बहू बनकर आए। सबसे ज़्यादा उसे सास अनुराधा का ही सपोर्ट मिला। मनोज से लव मैरिज हुई थी उसकी। नित्या के घर वाले इस शादी के विरुद्ध थे, पर मनोज के घर वालों ने उसे बड़े प्यार से अपनाया। नित्या उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आर्किटेक्ट थी जहां मनोज सिविल इंजीनियर था। वहीं दोनों की मुलाकात हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आज दोनों अपने 2 प्यारों बच्चों के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। नित्या एक करियर ओरिएंटेड लड़की थी। शादी से पहले उसने कभी रसोई घर का रुख भी नहीं किया था। घर गृहस्थी को संभालने की बात तो दूर, उसे चाय तक बनाना नहीं आता था। लेकिन अनुराधा की ममता भरी छत्रछाया में व मनोज के प्यार भरे सहयोग से उसने धीरे धीरे सब सीख लिया था। बच्चों के होने के बाद उसने जॉब भी छोड़ दी। घर में मेड थी, काफ़ी कुछ काम वही कर जाती थी। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाना, उन्हें एक्टिविटी क्लासेस ले जाना, बाज़ार से ज़रूरी सामान लेना, ये सब काम नित्या संभाल रही थी। अनुराधा भी कुछ न कुछ काम करती रहती, पर उनकी भूमिका हेल्पर की ही रहती। इस तरह से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। पर कुछ दिनों से अनुराधा का व्यवहार बदल गया था। उन्हें नित्या में मीन मेख नज़र आने लगे थे। कुछ दिनों से नहीं, बल्कि ठीक उसी दिन से जब वह अपनी बड़ी बहन कामिनी के घर से अपने भांजे की शादी अटेंड करके वापस लौटी थी। कामिनी जी की बड़ी बहू विनीता से वे बेहद प्रभावित हुई थी। हर समय मम्मी जी कहकर सास की सेवा में खड़ी रहने वाली विनीता सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने वाली पाक कला में निपुण थी विनीता। और तो और सोने से पहले सास के पैरों में तेल लगाने वाली विनीता। अनुराधा आश्चर्यचकित रह गई कि आज के दौर में भी ऐसी बहुएं होती है।
पहली बार अनुराधा को नित्या में असंख्य कमियां नजर आने लगी। उन्हें एहसास होने लगा कि बहू के चुनाव में उनसे गलती हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की बात झट से मान ली, वरना खोजने पर शायद विनीता जैसी बहू मिल ही जाती। कैसी गुनी है, सास के कपड़े अपने हाथों से प्रेस करना, पैर दबाना, तेल लगाना। अनुराधा का मन अपनी ही बहन के लिए ईर्ष्या से भर उठता। विनीता से मिलते ही अनुराधा को अपने जीवन में बड़ी भारी कमी का एहसास होने लगा, और वही एहसास जब तब नित्या के सामने छलकने लगा था। दोपहर में नित्या हॉल में बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी अनुराधा ने उसे खबर दी, नित्या, आज काव्या घर पर आ रही है, साथ में उसके सास ससुर भी आ रहे हैं। उसके सास ससुर तो आज ही चले जाएंगे, पर काव्या कुछ दिन रहेगी। वाह, बुआ आ रही है, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा, खूब मस्ती करेंगे। बच्चे अपनी इकलौती बुआ के आगमन की बात सुनकर खिल उठे। बुआ से उनकी बहुत पटती जो थी, और कोई न कोई गिफ्ट भी जरूर विनीता था। बहू को ये सारी सूचना देकर अनुराधा जाने लगी, तभी उनकी नज़र नित्या के कपड़ों पर पड़ी। नित्या सफ़ेद टॉप और ब्लू जीन्स में बैठी थी। बालों को ऊपर से लपेटकर क्लिप लगाया हुआ था। बहुओं वाला कोई बनाव श्रृंगार नहीं था। अनुराधा की आंखों के सामने साड़ी में लिपटी सजी धजी विनीता की मोहक छवि तैर आई। मन एक बार फिर खिन्न हो गया। सुनो नित्या, काव्या के सास ससुर के सामने ऐसे मत रहना, जरा वन संवर के आना, हो सके तो साड़ी पहन लेना। मम्मी जी, मुझसे ये साड़ी वाड़ी नहीं संभलती, अगर पहन भी ली तो फिर मुझसे कोई काम नहीं हो सकेगा। साड़ी संभालूंगी या उनकी मेजबानी करूंगी। ऐसा कीजिए, साड़ी आप पहन लेना और काम मैं संभाल लूंगी, कहकर नित्या अपने चिर परिचित अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन अनुराधा को उसका यूं हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नित्या का ऐसा ही स्वभाव था, बात बात पर हंसना, खिलखिलाना, जो दिल में है झट से कह देना। अभी तक अनुराधा को नित्या की यह बात बहुत पसंद थी, पर आज उसे यह जुबान लड़ाना लग रही थी। काव्या अपने सास ससुर के साथ आ गई थी। नित्या ने सबकी गरम गरम नाश्ते के साथ खूब हंस बोलकर आवभगत की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अनुराधा कुछ बूझी सी थी, जिसे काव्या ने भी महसूस किया था। जिस तरह से अनुराधा नित्या को देख रही थी, काव्या ने भांप लिया कि जरूर भाभी और माँ में कुछ शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि वो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि पिछले 8 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अपने समधियों को विदा कर अनुराधा काव्या के साथ बतियाने बैठ गई और सुना, क्या हालचाल है तेरे? हमारे दामाद जी का क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है मम्मा। आप सुनाइए, आप मौसी के यहाँ शादी में गई थी, कैसी रही शादी? कैसी है उनकी नई बहू? काव्या ने जैसे अनुराधा की दुखती रग पर हाथ रख दिया। काव्या अपनी माँ के बहुत करीब थी, इसलिए अनुराधा ने अपने दिल का गुबार बेटी के सामने निकाल दिया। माँ का हताशा भरा यह रूप देखकर काव्या अवाक रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। अच्छा चलो छोड़ो मम्मा, मुझे अपने हाथ की एक कप गरम गरम अदरक वाली चाय पिलाओ ना, कहकर काव्या ने बातों की धारा बदली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बनाकर लाई। अनुराधा खुशी खुशी चाय बनाने चली गई। वहीं दूसरी ओर काव्या सोच में पड़ गई कि यह बैठे बिठाए माँ को क्या हो गया। अनुराधा चाय बनाकर लाई तो काव्या अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। मम्मा, पिछले महीने बेंगलुरु गई थी ना, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, देखो, लेने से पहले मना मत करना, वरना मुझे बहुत दुख होगा। काव्या ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे क्यों मना करूँगी भला? वैसे भी तू मेरे टेस्ट को अच्छे से जानती है। तेरी लाई हुई सभी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है।
काव्या ने खुश होते हुए बैग से एक सुंदर सा अनारकली सूट निकालकर अनुराधा की ओर बढ़ा दिया। सूट देखकर अनुराधा अचरज में पड़ गई, पर काव्या की भावनाओं का ख्याल रखते हुए थोड़ा संयत हुई। काव्या, क्या ये अनारकली तू मेरे लिए लाई है? लेकिन तुझे तो पता है ना, मैं ये सब नहीं पहनती, बस साड़ी ही पहनती हूँ। मैं जानती हूँ मम्मा, तुम नहीं पहनती, पर जब मैंने इसे देखा तो बस तुम्हारी ही याद आई। मेरे दिल ने कहा तुम इसमें कितनी खूबसूरत और यंग लगोगी। पर काव्या, परवर कुछ नहीं मम्मा, क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये अनारकली तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। काव्या अनुराधा के गले में बाहें डालते हुए एक बच्चे की तरह जिद करने लगी। मम्मा, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? काव्या का स्वर रुआंसा हो चला। पसंद तो है, बहुत सुंदर सूट है। ऐसा कर, तू इसे अपनी भाभी को दे दे, उस पर यह खूब सूट करेगा। नहीं मम्मा, नित्या भाभी के लिए नहीं, यह मैंने बड़े चाव से आपके लिए ही खरीदा है और मेरी यह जिद है कि आप ही इसे पहनेंगी। चलिए अब जल्दी से इसे पहन कर दिखाइए। अनुराधा की तो जैसे जान ही सकते में आ गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर काव्या ऐसी जिद क्यों कर रही है। उसने आज तक कभी सूट नहीं पहना, वो भी इतनी फैशनेबल स्टाइल का सूट तो वे पहन ही नहीं सकती। लेकिन इसे कैसे समझाए, ये तो जैसे बाल हठ लेकर बैठ गई है। अनुराधा ने उस सूट की कमर देखी। लेकिन बेटा, ये तो बहुत टाइट फिटिंग का है, मैं तो इसमें फिट ही नहीं हो पाऊंगी। ओह अच्छा। काव्या ने सूट को उलट पुलट कर देखा। सूट अनुराधा के हिसाब से वाकई टाइट फिटिंग का था। वह वापस से मनुहार करने लगी। मेरी प्यारी मम्मा, यह सूट थोड़ा ही तो टाइट है। आप ऐसा कीजिए, कल से थोड़ी डाइटिंग वॉक वगैरह शुरू कर दीजिए, फिर देखिए महीने भर में कैसे यह आपको पूरा फिट आ जाएगा। इस बार अनुराधा बुरी तरह से झल्ला गई। ये क्या मजाक है काव्या, मुझे नहीं पहनना कोई अनारकली वनारकली। अनुराधा को आखिरकार गुस्सा आ गया। मम्मा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? काव्या ने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बेटा, बहुत प्यार, पर तुम्हारी ये मांग बिल्कुल बचकानी है कि तुम्हारे लिए मैं जबरन इस सूट में फिट होकर इसे पहनने लगूं, जबकि मैं ऐसे कपड़े पहनने की ना तो आदी हूँ ना ही कंफर्टेबल हूँ। तो मम्मा, फिर आप नित्या भाभी के लिए मौसी के यहाँ के विनीता स्टाइल सूट क्यों बना कर ले आई है और चाहती है कि वे उसमें फिट हो जाए, जबकि वो सूट उनकी प्रकृति व स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। काव्या ने अनुराधा की तरफ ठहरी हुई नज़रों से देखते हुए कहा, ये क्या कह रही हो? मैं तो कोई सूट नहीं लाई हूँ उसके लिए। अनुराधा को काव्या की कही बात कुछ समझ में नहीं आई। लाई हो मम्मा, विनीता जैसी बहू बनने की अपेक्षा का सूट लाई हो और भाभी को जबरन उसमें फिट करने की कोशिश कर रही हो। वो नहीं हो रही है तो आपको उनसे शिकायत होने लगी है, वरना अब से पहले तो आपको उनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। उल्टा आप उनकी तारीफ ही किया करती थी कि कैसे उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे करियर को महत्व नहीं दिया, कैसे धीरे धीरे आपसे घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। अब वह सब भूलकर आपको ये सब नज़र आने लगा कि वे विनीता जैसी सुबह नहीं उठती, पूजा पाठ नहीं करती, आपके पैर नहीं दबाती, बहुओं की तरह पहन ओढ़कर नहीं रहती, और मान लिया जाए कि वो ये सब करने भी लग जाए तो आपका क्या भरोसा, फिर किसी और की बहू देख लेंगी और उनके लिए फिर से अपेक्षाओं का नया परिधान तैयार कर देंगी और चाहेंगी कि वे उसमें भी फिट हो जाए।
ऐसी उपेक्षाओं का तो कोई अंत नहीं है ना मम्मा। अनुराधा चुपचाप काव्या की बात सुन रही थी। एक बात और मम्मा, भाभी हंसमुख है, अभी तक आपकी बातों को सहजता से ले रही है, यह तो मैंने आज खुद देख लिया। लेकिन अगर आपका यही रवैया रहा तो वह दिन दूर नहीं जब वे आपको पलटकर कठोरता से जवाब भी देने लगेंगी, ठीक ऐसे ही जैसे अभी आपने मुझे दिया था। और फिर इस घर की शांति भंग होते देर नहीं लगेगी। काव्या की बातों ने अनुराधा को झकझोर कर रख दिया। वाकई वे नित्या के लिए बहन के घर से कैसा काल्पनिक परिधान तैयार कर ले आई थी, जो पूरे परिवार के लिए कितना बड़ा अभिशाप बन सकता था। अपनी गलती समझकर उसकी आंखें से आंसू छलक आए और उन आंसुओं ने भ्रमित अपेक्षाओं का परिधान तार तार कर दिया। बहुत दिनों के बाद अनुराधा को पहले की तरह ही सब कुछ सहज लग रहा था। अच्छा ठीक है, फिर से नहीं तैयार करूँगी कोई सूट, पर ये तो बता अब इस अनारकली का क्या होगा। अनुराधा ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। इसका क्या होना है, इसे तो वही पहनेगा जिसके लिए यह बना है। किसके लिए? अनुराधा ने काव्या को शक की नज़रों से देखा। मेरे लिए और किसके लिए? कहकर काव्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में अनुराधा का हास्य स्वर भी शामिल हो गया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।